अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बाकी फेलोज नहीं अभी तक आए? सर मैंने लिंक सेंड कर दिया सबको। अच्छा, ठीक है। आप लोग सेकंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड के हैं? सर फिफ्थ सेमेस्टर है। फिफ्थ सर के फिफ्थ हैं? सेमेस्टर है। अच्छा यस सर, फिफ्थ सेमेस्टर। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी सब आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो पिछली लैब में कुछ किया था हम लोगों ने? नो सर, नहीं किया था, बस आउटलाइन आपने पढ़ाई थी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ है कि आपका डिपार्टमेंट बंद है, तो we are working from home for 1 week, and after this we will operate from lab and will perform what we have, you people, uh, in slides or whatsoever. And today's our topic is about microscopy. अभी तक आप 4 लोग ही आए हैं, या लास्ट टाइम भी आप लोग कितने आए थे? मैं देख, लास्ट टाइम आप लोग आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे Yes, आप। sir. Yes, sir. अनसा, हिना, शहजारा, उज़ैफ़ा, आयशा, एहतशाम, ज़रमान, इकरा, अब्दुल मनान। ये एहतशाम ने कहा है कि इसकी कोई घर में प्रॉब्लम है और बाकी लोग अभी तक नहीं आए। तो फिर क्या करें, वेट कर लें उनका? Yes, sir. अच्छा जी, चलें वेट कर लेते हैं। हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर वो आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। तो ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये वेटिंग रूम डिसेबल कर देता हूँ, वो जैसे जैसे आएंगे तो ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन शेयर। अच्छा जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, माइक्रोस्कोपी क्या होती है बेटा? माइक्रोस्कोपी एक्चुअली आप लोग कहते हैं कि द यूज ऑफ एंड द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ये आप लोग करते क्यों हैं? ये आप लोग करते हैं कि आप लोग कोई भी आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, तो उनकी एनाटॉमी या उनकी फिजियोलॉजी या उनके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, या आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है इसमें जो सेल्स हैं, या आप कोई ब्लड सेल देखना चाहते हैं, या आपको देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको आप स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपी करते हैं। ऐसा ही है। अगर हम बात करें कि आपके पास माइक्रोस्कोप्स कितनी टाइप्स की हैं, तो आप बेसिकली कहते हैं कि आपके पास
टू टाइप्स की माइक्रोस्कोप्स होती हैं। एक आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाती है। लाइट माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कोई ऑर्डिनरी, ये जो आपके पास होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, वो आप यूज़ करते हैं। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इसमें जो आप लाइट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं डैट इज़ इलेक्ट्रॉन बीम, और उसकी जो वेवलेंथ होती है डैट इज़ अबाउट 0.4 नैनोमीटर इतनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही मेरी? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप में जो आप जो वेरी एंशंट माइक्रोस्कोप सी थी, उनमें अगर आप देखें जो सोर्स ऑफ लाइट था डैट वाज सनलाइट, कि उसके नीचे जो इल्यूमिनेटर था उसकी जगह पे मिरर लगा होता था, और आप सनलाइट को क्या करते थे, रिफ्रैक्ट करते थे या डिफ्रैक्ट करते थे, और उसमें से आपके जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो स्पेसिमन है, उसमें से लाइट पास होती थी, और आपकी जो देन उसके बाद स्पेसिमन के बाद आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, देन आपके ओक्यूलर लेंस होते हैं। ओक्यूलर लेंस में से गुजरने के बाद आपकी जो आई में रेटिना है वहाँ पर आपका इमेज बन जाता था, और वो क्या होता था, वो एन लार्ज इमेज होता था जो कि ओरिजिनल इमेज से कई गुना बड़ा होता था। जो आजकल यूज़ हो रही है वो है लाइट माइक्रोस्कोप में, जो इसमें टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो डिफरेंट है। क्या होता है कि कुछ होती है ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें आपका जो इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या कर देते हैं, वो ब्राइट कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि वो आपका जो स्पेसिमन है उसका बैकग्राउंड डार्क कर देते हैं। यहाँ फिर क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि आपका जो स्पेसिमन है वो क्या करता है कि वो समटाइम्स कुछ तरह की ना लाइट इमिट करता है, उसको फ्लोरेसेंट कहते हैं, फ्लोरेसेंस, कि वो जो लाइट इमिट कर रहा है फिर उसको आप कैप्चर करते हैं और उसके थ्रू आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जो बेसिकली आपके पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या होगा कि आपका जो होता है बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, वो ब्राइट होता है जब, और आपका जो स्पेसिमन है वो क्या होगा, डार्क होगा। तो जब आप किसी देखना, जब आप देखते हैं जो वॉल होती है जिसके ऊपर पेंटिंग हुई हो वाइट, उसके ऊपर कोई माइनर सा कोई और किसी और कलर का कोई निशान लग जाए, वो आपको बिल्कुल आंखों में ऐसे चुभता है। वो क्या होता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ब्राइट है। ऐसे क्या होगा अगर आपका बैकग्राउंड क्या हो, डार्क हो, और आपका जो है इमेज जो स्पेसिमन है वो क्या हो, वो ब्राइट हो। हम इजी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास नाइट हो जाती है, तो आप देखते हैं कि आपके पास जो नाइट के टाइम में जो स्टार्स आपको शाइन करते नज़र आते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो डार्क हो गया है। इस वजह से वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, वो अच्छी तरह आपको विजुलाइज हो रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि इन दोनों कंडीशनों को आप लोग इकट्ठा कर देते हैं, कि एक में आपके पास जो था स्पेसिमन वो नहीं विजुलाइज हो रहा था क्योंकि वो क्या था, वो ब्राइट था, और सेकंड में क्या था कि वो जो आपका स्पेसिमन है वो क्या है, वो डार्क है। वो इन दोनों कंडीशन में नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। और फोर्थ वन क्या है कि इसमें फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि आपके पास जो स्पेसिमन है वो उसको आप सर्टेन टाइप ऑफ स्टेन अप्लाई करते हैं। तो जब वो स्टेन आप उसको अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें से क्या होती है, फ्लोरेसेंस पैदा होती है। उसी फ्लोरेसेंस को आप क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, और उसका जो स्पेसिफिक पार्ट वो जो जिसको वो फ्लोरेसेंस को डिफ्रेक्ट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे आपको उस स्पेसिफिक पार्ट का आप इमेज आपको क्लियर हो जाता है। देन आ जाती है आपके पास सेकंड टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा है कि इसमें आप सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है, और इसमें टू बेसिकली टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन से आप जस्ट क्या करते हैं कि 2D इमेज आपके पास आता है, जो स्कैनिंग होती है इससे आपके पास
3D इमेज आपके पास आता है। तो हम आगे मूव करते हैं वन बाय वन, एक हर एक को डिस्कस करते जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा आपका टॉपिक है, इंशाल्लाह जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है कि टिपिकली हम लाइट यूज़ करते हैं, जो क्या करता है इसमें स्पेसिफिक लेंस होते हैं, आपकी इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। जब भी आप बात करते हैं कि आप लोग माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, इसमें टू टर्मिनोलॉजी वेरी बेसिक है। एक मैग्निफिकेशन पावर और एक आपकी रेजोल्यूशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है कि किसी भी इमेज को आप ओरिजिनल इमेज को क्या करें, उसको मल्टीपल टाइम्स उसको क्या कर दें, ग्रेटर कर दें। वो जो ग्रेटर होना है आपके इमेज का, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है कि ये जो आपकी ह्यूमन आई है, ये स्पेसिफिक डिस्टेंस तक टू पॉइंट्स को क्लियर डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर तक क्या करती है कि जब तक आपकी आई से डिस्टेंस रहे 25 सेंटीमीटर्स का, ये वहाँ तक जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे वो उनको क्लियरली टू पॉइंट्स डिफरेंशिएट करती रहेगी। जब इससे इमेज डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो या कम हो जाए, तो देन इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो उससे डेविएट कर जाती है। जैसे आप देखते हैं कि आप कोई ट्रेन मूव कर रही है, आप फाटक पे खड़े हैं और ट्रेन आ रही है, आप दूर से देखते हैं कि उसके सामने ना लाइट लगी होती है, इंजन के ऊपर ना फ्रंट लाइट लगी होती है। वो जब दूर होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, इसकी ना एक ही लाइट है। बट जैसे जैसे मूव करती जाती है और वो आपके रेज़ोल्यूशन पावर के दायरे में आती है, तो आप कहते हैं नहीं, ये सिंगल लाइट नहीं है, ये तो 5 लाइटें हैं। वो 5 लाइटों का डिफरेंशिएट होना वो क्या कहलाता है, आपकी आइज़ की रेज़ोल्यूशन पावर कहलाता है। ठीक है? बात आपको पिक हो रही है बेटा? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या है? इन लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट टिपिकली पासेस थ्रू अ स्पेसिमेन, कि जो लाइट है वो स्पेसिमेन से पास होती है, देन वो किससे गुजरती है, सीरीज ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज। उसमें आपने डिफरेंट लेंसेज लगाए होते हैं, क्योंकि ये जो आपकी आई है इसके अंदर भी लेंस ही लगा हुआ है। तो आप जितने ज़्यादा लेंस लगाएंगे तो क्या होता जाएगा, तो उसमें जो है मैग्नीफिकेशन पावर वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि आप लोगों ने कोई मॉर्फोलॉजी देखनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, या किसी भी सेल की, या किसी भी सेल वॉल की देखनी है, सेल मेम्ब्रेन की देखनी है, किसी ऑब्जेक्ट की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की देखनी है, प्लांट सेल की देखनी है, उसके लिए आप करते हैं। देन आप देखते हैं इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लेमिडोनास, या आपने कोई जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करनी हो, फिर आप कहते हैं कि आप लोग देखना चाहें ब्लड स्मीयर की, देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे, ब्लड स्मीयर में क्या क्या होता है, जो आपका ब्लड है उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, वाइट रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, या उसमें जो एंटीबॉडीज वगैरह हैं, उनको आप स्टेन करके देख सकते हैं बाई लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है? Light great important study of microorganisms and biomolecule. Light microscope are simplest of all microscopes. Light microscope use lens to bend and focus light rays to produce an large image of small object. इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये इसका प्रिंसिपल है कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, आप लाइट को बेंड करते हैं और देन वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो किस में से पास आउट होती है, वो जो आपने लेंस ऐड किए हुए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, उसमें से पास होके आपको, आपके पास जो ग्रेटर एन लार्ज इमेज है, जो आपके ओरिजिनल इमेज से बड़ा इमेज है, वो आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। जैसे मैंने जर्नल से ओवरव्यू दिया है कि ब्राइट फील्ड में क्या होता है कि आप जो इसका है बैकग्राउंड, उसको आप ब्राइट कर देते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि आपके पास जो बैकग्राउंड है आप उसको डार्क कर देते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप इन दोनों फेजेस को, ये जो ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड है, इनको आप मिक्स अप कर देते हैं। और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि आप अपने स्पेसिमन को स्पेसिफिक डाई अप्लाई करते हैं, और उसमें से क्या, कौन सा फिनोमिना होता है, फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होता है। फ्लोरेसेंस की वजह से क्या होता है कि उस स्पेसिमन के स्पेसिफिक पार्ट क्या होते हैं आपको विजुलाइज हो जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी लैब में आजकल वर्किंग में है, वो आपके पास होती हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में एक्चुअली कौन-सा फिनोमेना चल रहा है, उनमें आपके पास चल रहा होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इसमें क्या होता है, मैं पहले इसकी आपको जनरल सी एनाटॉमी इसकी दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो इसके स्पेसिफिकली 3 पार्ट्स होते हैं आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। एक एक इसका हेड होता है, देन इसकी आर्म होती है और नीचे इसकी बेस होती है। ये सबसे ऊपर अगर आप देखें, ये आप कर्सर आपको शो हो रहा है? यस सर, श्योर। Yes, sir. अच्छा, ये अगर आप इसे देखें तो ये आपके होते हैं ओक्यूलर्स, या इनको आप आई पीस कहते हैं। अगर ये सिंगल हो तो इसको आप कहते हैं मोनोक्यूलर लेंस, अगर ये टू हो तो इसको आप क्या कहते हैं बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, क्योंकि ये बाइनोक्यूलर है, टू लेंस लगे हुए हैं, आई पीस हैं। इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो एक्चुअली होती है 10x टू 25x तक। ठीक है, और ये जो इसकी लंबी सी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इसकी बॉडी है इसको आप कहते हैं बॉडी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या लगा होता है, आपका एक प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ, नीचे आ जाएँ ये आर्म पे आ जाएँ। आर्म में अगर आप देखें सबसे पहले ये जो लेंस लगे हुए हैं, लेंस के ऊपर ये जो रोटेटिंग सी है बॉडी, इसको आप नोज़ पीस कहते हैं। नोज़ पीस से नीचे नोज़ पीस के ऊपर आपके क्या लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक की पावर होती है 4x, देन 10x, देन 40x, और उसके बाद आ जाता है 100x, या इसको आप ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं। अगर आप अगर आपके पास आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, आपने कोई देखा है 4x पे देखा है, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो 4x इंटू ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। मतलब 4x ये है और 10x ये है, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40x। तो जो आपके पास इमेज आएगा वो ओरिजिनल इमेज का 40 टाइम्स क्या होगा, प्रोडक्ट होगी। ऐसे अगर आप ऑयल इमर्जन लेंस पे देख रहे हैं और इधर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस आपके 10x पे हैं, ऑयल इमर्जन लेंस की मैग्निफिकेशन पावर होती है 100x और इसकी 10 है। 100 और 10 क्या हो गया आपके पास 1000। तो आपके पास जो ओरिजिनल इमेज आएगा उसके जो वो कितने टाइम्स ग्रेटर होगा, वो 1000 टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा ओरिजिनल इमेज से। अच्छा, ये तो हो गए। अच्छा, इसके बाद आप नीचे स्टेज पे आ जाएँ। स्टेज के ऊपर अगर आप देखें, ये ना एक तो स्लाइड होल्डर है, ठीक है? इसके दरमियान आप स्लाइड रखते हैं। देन अगर आप ये देखें, ये क्लिप होता है, इसको आप प्रेस करते हैं, ये वाला जो इसका हेड है ना, ये पीछे मूव कर जाता है। जब ये मूव करता है, तो आपकी स्लाइड इसके अंदर क्या हो जाती है, एक तरह फिक्स हो जाती है। देन आप देखेंगे ये इसके अंदर ना एक होल सा है, इस होल को आप क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है? और अपर्चर के नीचे क्या लगा हुआ है, आपका आइरिस होता है, इसमें से लाइट पास ऑन होती है। और ये नीचे क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर से आप क्या करते हैं, इससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये नीचे से लाइट आ रही है ना, ठीक है, इसमें से आपकी लाइट इमिट होती है और देन आपके इस कंडेंसर में से गुजर के यहाँ पर आपकी स्लाइड पड़ी हुआ है। स्लाइड के ऊपर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, या आपका जो स्पेसिमन है वो है। तो वो लाइट किस में से गुजरेगी, स्पेसिमन से। स्पेसिमन में से गुजरने के बाद वो जाएगी आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरने के बाद वो यहाँ पर आपका लगा होता है कंडेंस प्रोजेक्टर लेंस, और देन किस में आ जाती है, आपके आई पीस के अंदर। आई पीस से डायरेक्ट आपकी किस में आ जाएगी, आपकी आईज में आ जाती है। और आपको जो इमेज है वो क्या होता है, वो इस आई पीस का और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, मल्टीप्लिका प्रोडक्ट होती है। मतलब इतने टाइम जितने का लेंस यहाँ पर लगा हुआ है, वो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो ओरिजिनल इमेज से इतने टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है। अच्छा, देन अगर आप नोट करें, ये स्टेज के नीचे ये क्या लगे, नॉब्स लगे हुए हैं। ये एक्चुअली इनका क्या काम होता है, एक तो ये आपकी जो स्लाइड है इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करवाते हैं। और ये वाला जो आपका ये नॉब है, ये क्या करता है कि आपकी स्लाइड को लेफ्ट राइट मूव करवाता है। ठीक है, अगर आपको इमेज देख रहे हैं, आपको एनाटॉमी देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप इससे अपनी स्लाइड को मूव करवाते हैं। तो जैसे स्लाइड आपकी मूव करेगी, क्योंकि स्लाइड के ऊपर ही आपका स्पेसिमन है, तो जैसे-जैसे आप उसको मूव करवाते जाएँगे, आपको जो इमेज है वो क्या होता जाएगा, आपका इमेज भी उसके साथ मूव करता जाएगा और उससे आप इज़िली अपने जो हैं आपके
स्पेसिमन के पार्ट्स उनको आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये आपके पास दो बड़े नॉब लगे हुए हैं, ठीक है। इस जो बड़ा नॉब है इसको आप कहते हैं कोर्स नॉब, ठीक है, या इसको आप कोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसका एक्चुअली फंक्शन क्या है कि जब आप इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो ये क्या करता है, आपके स्टेज को अपवर्ड मूव करवाता है, ठीक है। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये आपके स्टेज को डाउनवर्ड मूव करवाएगा। इसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट लगी हुई है। फाइन एडजस्टमेंट का क्या फंक्शन होता है कि ये एक्चुअली आपकी रिजॉल्विंग जो पावर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जब आपका इमेज आपको ब्लर लग रहा होता है, आप इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करते जाते हैं, तो क्या होता जाता है, आपका इमेज जो है वो फाइन होता जाता है। फाइन होने का मतलब क्या है, वो पहले आपको इमेज तो क्लियर और इमेज नज़र तो आ रहा है, बट वो क्लियर नहीं है। जब आप इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है वो आपकी अपटेन हो जाएगी, उससे आपको दो क्लियर पॉइंट्स के दरमियान आपको डिफरेंस होना स्टार्ट शुरू नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये बेस पे आ जाएं। बेस में तीन चीज़ें होती हैं। एक ये आपका पावर बटन होता है, उसके बाद ये आपका ब्राइटनेस कंट्रोलर होता है, या इसको आप ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कहते हैं, और उसके बाद ये आपका इल्यूमिनेटर होता है। जब आप पावर बटन ऑन करते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या लगा होता है, कोई लाइट बल्ब लगा होता है, उसमें से क्या होता है, वो ऑन हो जाता है और इसमें से लाइट गुजरना स्टार्ट हो जाती है। इससे आप क्या करते हैं कि आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी जो है उसको आप या तो इंक्रीज कर सकते हैं या आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आप किस हाई हाई इंटेंसिटी पे देखना चाह रहे हैं इमेज, या आप लो इंटेंसिटी पे देखना चाह रहे हैं। बट रूल ये है कि जब भी आप आपने कोई इमेज देखना हो, उससे पहले आप जो ये लाइट है इसको आप लो रखते हैं, लो इंटेंसिटी पे, ठीक है, और सबसे पहले 4x पे आपने रखना होता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जब आप इसमें से लाइट को ऑन करते हैं, अपने स्पेसिमन को आपने तो स्टेज के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर आपका आई पीस है, आई पीस के ऊपर सॉरी ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ऊपर आपके क्या है, आई पीस है। तो जब लाइट पास ऑन होती है तो पहले किस में जाती है, कंडेंसर में, और कंडेंसर में से क्या होती है, लाइट एक जगह पे इकट्ठी होकर किस पे गिरती है, आपके स्पेसिमन के ऊपर, और देन वो पास ऑन होती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में से। ऑब्जेक्टिव लेंस में से होती हुई कहाँ पर आ जाती है, आपके ऑक्यूलर लेंस के अंदर, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका इमेज बन जाता है आपके स्पेसिमन का, जो कि क्या होता है, एनलार्ज इमेज होता है। ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है कि लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड फोकस्ड बाय द मिरर एंड कंडेंसर, कि पहले लाइट को आप ऑन करते हैं, वो किस में से गुजरती है, पहले उसमें से कंडेंसर में से, और फिर आपके इमेज में फोकस होती है। फोकस लाइट्स इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्टिव और स्पेसिमन, जो आपने स्पेसिमन अपना रखा हुआ है उधर स्टेज के ऊपर, वो क्या होता है, उसमें से फोकस हो जाता है। When primary image of objective is formed, it is real inverted and enlarged image of the object। तो जब वो बनता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, रियल होता है और एनलार्ज इमेज होता है। देन क्या होता है कि आई पीस फर्दर मैग्नीफाइज दिस प्राइमरी इमेज, कि पहले आपके जो आई उसमें है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसमें इमेज बना है, देन किस में मजीद मैग्नीफाई हो रहा है, किसके अंदर, आपका जो आई पीस है उसके अंदर वो मजीद मैग्नीफाई हो रहा है। जो आपके पास एंड रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फाइनल इमेज इज लाइज अबव द स्टेज, वो क्या होता है, वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज होता है, ठीक है। ये इसकी आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अ, ये मैग्निफिकेशन पावर जो आपसे मैंने डिस्कस की है, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन पावर एंड द ऑक्यूलर लेंस, यहाँ इसको आप आई पीस लेंस भी कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। जो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आती है वो किस किस का प्रोडक्ट होती है, वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का और आपके आई पीस का टोटल प्रोडक्ट होती है। और रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है, इट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इमेज, इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश दैट टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेट एंड नॉट वन, कि आपको जो पॉइंट्स दो नज़र आ रहे हैं, अगर आप दूर से देखें वो एक होता है, बट जब आप जैसे जैसे नज़दीक आते जाएं वो क्या हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं और टू क्लियर पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं। तो वो जो एबिलिटी है आपकी आई की, कि उनको आपकी आई जो है
वो वन क्लियर पॉइंट, टू क्लियर पॉइंट इजीली डिफरेंशिएट कर सके, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रेजोल्यूशन पावर होती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बात बेसिक है कि जितनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा होती है। जो आपको ये लाइट नज़र आती है, इसकी वेवलेंथ होती है 450 टू 470 नैनोमीटर। ये इतने में होती है, ये आपको विजिबल लाइट है। जो आपके पास एक्स रेज होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी होती है। इस वजह से आप देखते हैं कि आपके पास जो लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज आएगा, वो काफ़ी बड़ा होता है, और उससे जो आपके रिजॉल्विंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जितनी वेवलेंथ कम होगी, उतनी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ऑयल इमर्जन लेंस। ऑयल इमर्जन क्या है कि जब आप स्पेसिमेन पे ऑयल अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है कि एक तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं उनके इक्वल होता है। इससे क्या होगा कि वो लाइट की जो वेव लेंथ है उसको छोटा करता है, और उससे आपको इमेज स्पेसिमेन का वो आपको इंक्रीज नज़र आता है। आप ये क्यों यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप? टू ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोटेलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेजरमेंट ऑफ साइज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए क्या करते हैं, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने मॉर्फोलॉजी देखनी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, क्या आपके पास जो गिवन बैक्टीरिया हैं वो किस शेप के हैं, क्या वो ओवल शेप के हैं या कॉमा शेप के हैं या जिस शेप के भी हैं, उसके लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। देन आप देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके पास एनिमल सेल है वो गोल होता है, ये राउंड शेप का होता है। और फिर जो आपके पास होता है प्लांट सेल, वो आपके पास हेक्सागोनल की फॉर्म में होता है। और ऐसे ही आप देखते हैं कि जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है, वो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो चेंज होता रहता है विद द एनवायरनमेंट। और देन आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मोटेलिटी के कुछ बैक्टीरिया हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, कुछ ब्रोनियल मूवमेंट या उनके साथ जो फ्लैजेला होते हैं उनकी मदद से मूवमेंट शो करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें एक बात जो क्लियर हो रही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द लाइव बैक्टीरिया, या किसी भी चीज़ की लाइव जो आपने जिसको, मतलब इसमें आप कोई स्पेस या जो होता है ना, खला, स्पेस नहीं अप्लाई कर रहे। इसमें हम डायरेक्ट लाइट यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से वो क्या रहा है, आपका बैक्टीरिया स्टिल नहीं है, वो मूव कर सकता है। तो आप लाइव जो आपके पास स्पेसिमेन उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में। इसमें क्या होता है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आप क्या करते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, वो ब्राइट होता है। ये देखिए, द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इट फॉर्म्स डार्क इमेज अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, कि आपका जो है बैकग्राउंड, वो क्या हो जाता है इसमें कि आप उसको क्या कर देते हैं, ब्राइट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर आप वाइट वॉल हो, उसके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट लग जाए, तो वो आपको इजीली क्या हो जाता है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यही प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है कि आपके आपने जो भी स्पेसिमन देखना हो, उसमें आप क्या करते हैं उसमें आप जो बैकग्राउंड है उसको आप ब्राइट कर देते हैं, तो आपका जो स्पेसिमेन है वो क्या हो जाता है, वो डार्क रहता है। और इससे उसकी जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी या जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो आपको इजीली क्या हो जाती है, विजुलाइज हो जाती है। द यूजफुल मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड बाय रिजॉल्विंग पावर। द रिजॉल्विंग पावर लिमिटेड बाय वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग बीम। अच्छा, इसमें जो लाइट माइक्रोस्कोप का एक वो ड्रॉबैक इधर डिस्कस कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि इसमें आप यूज़ करते हैं जो लाइट है वो कौन सी ऑर्डिनरी लाइट है।
ऑर्डिनरी लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, वो 450 या 400 नैनोमीटर तक होती है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर होगी। तो ये लिमिटेड होती है इसकी क्या, रिजॉल्विंग पावर। वो इधर बता रहा है किसका, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। रेजोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय सर्टेन फिजिकल पैरामीटर लाइक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड लाइट जनरेटिंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड कंडेंसर लेंस। कि जितनी ज़्यादा क्या होगी वेवलेंथ होगी उतनी कम क्या होगी आपकी रिजॉल्विंग पावर होगी। अच्छा, ये अब आ गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। ये ब्राइट फील्ड है, इसमें जो आपका लाइट सोर्स जा रहा है वो डायरेक्ट पूरा क्या है, वो ब्राइट ही है। ये देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये आपका स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, ये नीचे आपका लाइट सोर्स है। लाइट यहाँ पर कंडेंसर पर आई, उसने लाइट को कंडेंस कर दिया एक पॉइंट पे। फिर वो किस में से पास ऑन हुई, वो आपके जो डार्क आपका स्पेसिमेन है उसमें से पास ऑन हुई। फिर ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका। इसके बाद ये प्रोजेक्टिव लेंस है जो आपकी बॉडी ट्यूब के अंदर लगा होता है। और बॉडी ट्यूब के एंड पे क्या लगे हुए हैं, आपके आई पीस लगे हुए हैं। और देन आपकी आई के अंदर क्या बन जाता है, आपका ओरिजिनल इमेज बन जाता है। वो क्यों बन रहा है कि आपका स्पेसिमेन क्या है, डार्क है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ब्राइट है। ये देखें वही चीज़ दोबारा उसने एक्सप्लेन की है। इमेजेस क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव एंड ओक्यूलर लेंस वर्किंग टुगेदर, और light from illuminated specimen is focused by the objective lens, creating a large image within the microscope. The ocular lens further modifies the primary lens. Ocular lens आप कह रहे हैं इसमें आपके आई पीस को, और जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किधर लगे होते हैं, आपके नोज पीस के ऊपर लगे होते हैं। द टोटल मैग्निफिकेशन ये पहले भी बता दी है। ये देखें ये इमेज बना है कि इसमें आप देखें ये जो इसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें क्या आपको नज़र आ रही है, ब्राइट है। इसमें क्या होगा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होगी। एडवांटेज क्या है कि इससे वही चीज़ जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं वही इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें आप जो वेवलेंथ यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, वो ऑर्डिनरी लाइट है। तो जो इसका ड्रॉबैक है उसका आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो इसका एक्चुअली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फील्ड यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, वो ब्राइट फील्ड ही है। ठीक है, इस वजह से जो डिसएडवांटेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है वही इसका है। अब आ जाती है आपकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में एक्चुअली क्या करते हैं कि आप जो है इसका बैकग्राउंड उसको आप डार्क कर देते हैं बाय ओपैक डिस्क। ओपैक चीज़ क्या होती है, एक आपके पास होती है इल्यूमिनेटर होती है, एक कंडेंसर होती है, और एक आपके पास ओपैक होती है। ओपैक वो होती है जिसमें से कोई लाइट आपके पास ऑन नहीं हो सकती। और ट्रांसमीटर कौन सी होती है, जिसके अंदर में से लाइट जो है आपकी वो फ्लो कर जाए, जिसको पास ऑन कर जाए। जैसे आपने जो क्लॉथ पहने होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ट्रांसमीटर होते हैं। और जो आपकी बॉडी है ये क्या है, एक्चुअली ओपैक है, क्योंकि इसके अंदर में से लाइट पास ऑन नहीं होती। क्यों, इस वजह से आपका क्या बन जाता है, आपका शेड बन जाता है। तो यही जो प्रिंसिपल है ये क्या है इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में है। उज़ैफा आप बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, उज़ैफा? इसमें एक्चुअली करते क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव के नीचे जो लाइट सोर्स है उसमें आप क्या रख देंगे, कोई ओपैक डिस्क रख देते हैं। ओपैक डिस्क रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो जो स्पेसिमेन है वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दी है कि जैसे आप नाइट टाइम को देखते हैं कि आपको जो स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं वो बड़े शाइन कर देते हैं। वो शाइनिंग स्टार आपको कैसे नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, वो डार्क हुआ हुआ है। अच्छा, dark field microscopy is frequently performed on the same microscope on which bright field microscopy is performed instead of normal condenser that contain an opaque disk. इसमें जो आप कंडेंसर यूज करते हैं उसमें एक्चुअली क्या चीज़ लगी होती है, एक ओपैक डिस्क लगी होती है। द डिस्क ब्लॉक्स लाइट दैट वुड एंटर द ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्टली। ये लाइट को स्पेसिमेन के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं होने देती, लाइट को क्या कर रही है इसमें
कंट्रोल कर रही है। Only light that has been reflected or refracted by the specimen forms the image. जो लाइट आपके उसके ऊपर पड़ रही है, आपके इमेज के ऊपर, वो लाइट या तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है। द फील्ड सराउंडिंग स्पेसिमन अपीयर डार्क while the object brightly illuminated. कि जो फील्ड है स्पेसिमन के राउंड अबाउट, वो क्या नज़र आ रहा है, वो डार्क नज़र आ रहा है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो स्पेसिमन है वो क्या नज़र आ रहा है आपको, इल्यूमिनेटेड नज़र आ रहा है, ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। जब वो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड होगा तो वो क्या होगा, वो आपको क्लियर और विजुलाइज हो जाएगा। ये देखें, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये देखें, ये कंडेंसर है। कंडेंसर ने क्या किया हुआ है कि लाइट जो जा रही है, मतलब जिसने इसका बैकग्राउंड को क्या करना था, ब्राइट करना था, उसने यहाँ पर लाइट को रोक लिया है। और ऊपर ये जो इसमें से लाइट पास ऑन हो रही है, ये आपके किस में से, आपके ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल रही है। तो ये नीचे देखेंगे इसका शेड आ रहा है, मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या हो गया है, डार्क हो गया है। जब डार्क हो जाएगा तो इसका जो इमेज है वो आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा। बाकी जी, ये सबसे ऊपर आपकी आई होती है, उसके बाद आपकी ओक्लूडल लेंस होता है, देन आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर आपका इमेज बड़ा होता है, स्पेसिमेन बड़ा होता है। देन उसके नीचे आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है, और कंडेंसर के नीचे क्या होता है, आपका लाइट सोर्स होता है जिसमें से लाइट निकलती है। ठीक हो गए। अच्छा, एडवांटेज इसका क्या है, द एडवांटेज ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आल्सो बिकम इट्स डिसएडवांटेज. Not only specimen but dust and other particles scatter the light and are easily observed. अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप अगर आपने इसकी लाइट को कंट्रोल कर लिया है, इसका डार्क बैकग्राउंड आपने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, तो ये इसके आपके स्पेसिमेन के साथ जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, या अगर आपने चीक सेल का क्या लेना हो, सैंपल लेना हो, उसमें आपने चीक सेल देखने हो, अगर आप उसमें डार्क फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, चीक सेल के साथ आपके जो सलाइवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया है, वो भी उसके साथ आपको विजुलाइज हो जाते हैं। तो आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको obtain हो जाती हैं। That is its drawback, one of its more common. The dark field microscope divide illumination and light rays, thus making the detail of the specimen appear luminous. अच्छा, dark field microscope provide good result, especially through examination of live blood samples. It can yield high magnification of living bacteria and low magnification of tissue and cells of certain organisms. ये बता रहे हैं कि अगर आप लाइव थिंग्स देखेंगे तो उनका रिजल्ट आपके पास अच्छा आएगा, बट अगर आप टिश्यूज का देखेंगे जो कि डेड हो चुके होते हैं तो उनका रिजल्ट आपके पास अच्छा नहीं आएगा। Certain bacteria and fungus can be studied with the use of dark field microscope. Can you people hear me? यस सर, सुन रहे हैं हम। सुन रहे हैं? यस अच्छा, सर। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। अच्छा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ बता दी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा इमेज आता है। अब आ जाता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको डार्क फील्ड में नज़र नहीं आ रही। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको ब्राइट फील्ड में भी नज़र नहीं आ रहे। जैसे कुछ होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ब्राइट फील्ड में नज़र नहीं आएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो डार्क फील्ड में भी नज़र नहीं आएंगे, जो ज़्यादा ब्राइटनेस पे भी विजुलाइज नहीं होते हैं। तो फिर उनके लिए आप क्या करते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ लाइट जो है वो इन फेज होगी, और कुछ जो लाइट है वो आउट फेज होगी। और फिर इन दोनों लाइट्स को आप क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसको आप इकट्ठा करते हैं, और जब वो इकट्ठी हो जाती है तो देन आप उसको ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर आप इजीली देख सकते हैं। ये इसका क्या है, थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल है, ये थोड़ा आर्ट सा लग रहा है, बट ये भी है इसके अंदर ही। द प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ द लाइट रेज
and fact that light rays can be in phase or out phase. In phase contrast microscope, one set of light rays come directly from the light source. कि इन फेज का मतलब क्या है, कुछ जो लाइट आ रही है आपके पास वो डायरेक्टली आपके लाइट सोर्स से आपकी आंख में आ रही है. The other set comes from light that is reflected or diffracted from particle structure in the specimen. और जो दूसरी लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है कि वो आपके स्पेसिमन से टकराई है, स्पेसिमन ने उसको क्या किया, उसको डिफ्रैक्ट किया है या रिफ्लेक्ट किया है और वो आपको आ रही है. उसको आपने क्या किया है, वो जो डिफ्रैक्टेड और स्कैटर्ड लाइट है उसको आपने इकट्ठा किया है और इकट्ठा एक जगह पे करके उसको आपने देखा है. ये क्या हो गया, ये फेज कंट्रास्ट हो गया. कुछ लाइट थी वो क्या थी, इन फेज थी और कुछ लाइट थी वो आउट फेज थी. उन दोनों को इकट्ठा करके आप देख रहे हैं. Both combined rays form an image of the specimen on the ocular lens. कि उन दोनों लाइट को जो इन फेज है और आउट फेज है उनको इकट्ठा किया है, containing areas that are relatively light जो इन फेज थी and through shades of grey or black और कुछ जो थी वो डार्क थी, मतलब जो आपके स्पेसिमन से होके आ रही थी उन दोनों को इकट्ठा करके आपने ओक्यूलर लेंस में उसका क्या देख रहे हैं, इमेज देख लिया. Through use of annular lens, the difference in the phase are amplified so that in-phase light appear brighter than out of phase. अच्छा ये देखें, ये आपका स्पेसिमन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टेज के ऊपर. अच्छा ये लाइट आ रही है, ये कुछ, ये देखना, कुछ इसमें से पास ऑन हो गई है और ये क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गई है. कुछ लाइट जो है ये आउट ऑफ फेज है, कुछ इन फेज है. इन फेज वो वाली है जो इसमें से गुजर के नहीं आ रही आपके स्पेसिमन से, और कुछ वो है जो आपके स्पेसिमन से पास होके आ रही है और देन इसको आपने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है. अनडिफ्रैक्टेड लाइट और डिफ्रैक्शन प्लेट, ये आपने डिफ्रैक्शन प्लेट लगाई हुई है और देन आपने इसको, इस लाइट को एक ही जगह पे क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है और ये आपकी आई में से इसका इमेज आपको विजुलाइज हो जाता है. ये आप क्यों करते हैं, टू स्टडी अनस्टेन्ड लिविंग सेल, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर in the living microorganism, to study flagella movement, mortality of bacteria, to study intestinal and other living protozoa, to examine fungi grown in culture. अच्छा ये एक्चुअली पता है आप क्यों करते हैं, ये आपके जो स्पेसिमन होते हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी स्टडी के लिए आप क्या करते हैं, ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं. जैसे जो फ्लैजेला होते हैं ये इसके साथ जो सेल है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटिटी होती है, और ऐसे ही प्रोटोजुआ की मोटालिटी चेक करने के लिए इनके साथ सीलिया वगैरह लगे होते हैं बैक्टीरिया के साथ. या फिर आपने प्रोटोजुआ या अमीबाइड में क्या देखनी हो, ये जो आपकी इंटेस्टाइन है इसके अंदर इनकी एनाटॉमी देखनी हो, तो देन आप क्या करते हैं, ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं. ठीक है. अच्छा इसके बाद आती है आपके पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. पहले भी जैसे आपको बताया है, इसमें आप क्या करेंगे, आप एक स्पेसिफिक डाई या स्टेन अप्लाई करेंगे. वो स्टेन क्या करेगी कि वो जो आपका सेल है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके स्पेसिफिक पार्ट में जाएगी, उस स्पेसिफिक पार्ट को क्या करेगी, स्टेन करेगी. जब वो स्टेन हो जाएगा तो देन उसमें से क्या होगी, लाइट इमिट होगी. वो जो लाइट इमिट होने का फिनोमिना है उसको आप फ्लोरेसेंस कहते हैं. ठीक है. जैसे कुछ चीज़ ग्लो नहीं करती, आप कहते हैं ये ग्लो कर रहा है, वो ग्लोइंग क्या आती है, वो फ्लोरेसेंस होती है. जैसे आपके पास जो बट ये जो नाइट टाइम होता है इसमें वो जो लाइट को कभी ऑन ऑफ करता है, क्या नाम है इसका, वो जो उड़ भी रहा होता है, जुगनू. जुगनू को कभी आपने देखा है? जी सर। हाँ. यस वो सर उसमें देखा है। वो उसमें फ्लोरेसेंस की फिनोमिना शो हो रहा होता है, क्योंकि उसके स्पेसिफिक पार्ट में से क्या हो रहा होता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही होती है. वो फ्लोरेसेंस जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होता है, तो वो लाइट इमिट करता है. जब लाइट इमिट करती है कोई चीज़, वो क्या चीज़, वो इल्यूमिनेटेड फील होती है. ठीक है. तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी इसी बेस पे है. आप स्पेसिफिक पार्ट को क्या करेंगे, स्टेन करेंगे. स्टेन करने के लिए जो आप चीज़ यूज़ करेंगे उसको जो भी आप केमिकल यूज करेंगे वो उसको क्या कर देगा, स्टेन करेगा. जब स्टेन हो जाएगी स्पेसिफिक पार्ट,
तो उससे क्या करेगा, वो लाइट इमिट करेगा और उस इमिटेड लाइट को आप क्या कर लेंगे, डिटेक्ट करेंगे और फिर उसकी एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी आपके पास आ जाएगी। ये किसके अंदर होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर। ये देखिए, इन ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप सेल कॉन्स्टिट्यूट आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल although staining does but not totally. In fluorescent microscopy various fluorescent dyes are used which give property of fluorescence to only specific part of the cell and hence it can be focused। इसका मतलब क्या है कि आप सेल के हर पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनको फ्लोरेसेंट डाइज अप्लाई करते हैं। जब वो डाइज अप्लाई होंगी तो वो क्या करेंगी, वो उनको फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। जब उनमें फ्लोरेसेंस आ जाएगी तो वो आप उसको आप इजीली फोकस कर सकेंगे। When certain compounds are illuminated with high energy light, they then emit light of different lower frequency. This effect is known as fluorescence। क्लियर हो गया कि जब उन पे आप क्या करते हैं, हाई एनर्जी लाइट अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो लाइट एनर्जी शो करेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और उसी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं। वो फिनोमिना क्या कहलाता है, फ्लोरेसेंस। ऑफ्टन स्पेसिमेन शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक ऑटो फ्लोरेसेंस इमेज बेस्ड ऑन देयर केमिकल मेकअप। तो उनकी जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या जो उनके उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खासकर जब आपके पास हो ये जो हैवी मेटल्स है, इनमें ये वाला फिनोमिना ये काफ़ी विजुलाइज होता है क्योंकि ये लाइट एनर्जी इमिट करते रहते हैं। इस वजह से इनमें क्या होता है कि फ्लोरेसेंस इनमें शो होती रहती है। Many different fluorescent dyes can be used in stain different structure or chemical compound। के different types की जो fluorescent dyes हैं वो अप्लाई करते हैं different structure के ऊपर। जैसे आप देखते हैं कि जो आप ग्राम स्टेनिंग है वो आप सेल वॉल के अंदर क्या होता है, माइकोलिक एसिड टिकोइक एसिड होता है, या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, वो उनको क्या कर देता है, जाके स्टेन कर देता है और वो आपको विजुलाइज हो जाती हैं। बट वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो स्टेन होती है, ये फ्लोरेसेंसिंग है। One particularly powerful method is the combination of antibodies coupled to the fluorochrome in as in immunology। इम्यूनो स्टेनिंग में जो जो आप इम्यूनो या जो भी एंटीबॉडी, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये वाली स्टेनिंग ये काफ़ी यूज़ करते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो उसमें हैवी मेटल्स की को डिटेक्शन करते हैं, या जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं उनमें डिफरेंट हैवी मेटल्स की क्या होती है, अकोमुलेशन होती है। जब वो उन पे डाइज डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई करके उनमें फ्लोरेसेंस चेक करते हैं तो फिर वो उससे कैरेक्टरिस्टिक क्या प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट कर लेते हैं। Example of commonly used fluorochrome are fluorescein and rhodamine। ये दो केमिकल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एज अ फ्लोरेसेंट डाइज। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या करते हैं कि पहले आपने स्पेसिमेन को क्या दी, फ्लोरेसेंट डाइज डाइज अप्लाई की हैं और जब डाइज अप्लाई करते हैं तो फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको आप उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जब वो डाइज को क्या करेगा, डाइज के साथ बाइंड करेगा आपके जो उसके सेल वॉल या जेनेटिक मटेरियल में जो भी ये उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं या जो भी है, तो वो क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट फिनोमिना शो करेंगे। जब वो फ्लोरेसेंट फिनोमिना शो होगा तो क्या होगा कि वो उस लाइट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसने क्या किया, ये फ्लोरेसेंस हो रही है इसमें, तो क्या कर दिया आपने, इसमें मिरर लगा दिए। जब वो मिरर इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगी तो क्या कर लेंगे, आपके पास आपने आपके ये वाली जो माइक्रोस्कोप होती है इसके अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इमिशन फिल्टर है, ये एक्साइटेशन फिल्टर है, ये डाइक्रोइक मिरर है। तो जब भी उसके अंदर से क्या होगा, लाइट इमिट होगी तो वो उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। वो लाइट कैप्चर होगी तो उसके अंदर ये जो इमेज है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये देखें, ये इनके अंदर क्या हो रही है, ये फ्लोरेसेंस हो रही है। ये आपको नज़र भी आ रही होगी। डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं। ये आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं।
ये आपके पास नर्व सेल्स हैं। ये देखें फ्लोरेसेंस का फिनोमेना शो हो रहा है ना। अच्छा, ये आप क्यों करते हैं? क्रिटिकल टूल फॉर एकेडमिक एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन। पैथोलॉजी होती है जिसमें आप डिटेक्शन करते हैं आप पैथोजन, एंड क्लिनिकल मेडिसिन जो आप मेडिसिनल फार्मास मतलब जो आपने मेडिसिन को रिकमेंड करनी हो उसमें क्लिनिकल जो टेस्टोनोमी होती है उसमें आप अप्लाई करते हैं। देन फार्मास्यूटिकल में जो आपने कोई भी दवाई न्यू बनानी हो उसमें यह चीज़ें आप चेक करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। Electron microscopy that is better than compound microscope. Why it is better? Because it uses electron beam. Why electron beam? Its wavelength is very lower as compared to ordinary light. इस वजह से जितनी कम आपके पास वेवलेंथ हो कि आपके जो स्पेसिमेन पे आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी ज़्यादा उसमें क्या आएगी, मैग्नीफिकेशन पावर आएगी, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो गई। जितनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर है उतना अच्छा आप इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज इन सम वेज comparable to light microscopy. Rather than using glass lenses, visible light, and the eye to observe the specimen, the electron microscope uses electromagnetic lens, electrons, and fluorescent screens to produce the magnified image. वैसे जो आपके पास ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, और ऑर्डिनरी लाइट आई से आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, आप जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम है, और जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हैं, और जो आपके पास स्क्रीन है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जिससे आपको ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होता है। The image can be obtained on photographic film to create an electron photograph. ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है ये आपके कंप्यूटर के अटैच होती है, जैसे जैसे इमेज आपके पास आता है वो आपके कंप्यूटर पे शो होता जाता है। इसमें जो मेन सुपीरियॉरिटी इसमें आती है वो इसकी केस में है कि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्यों इसमें जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं वो शॉर्टर है। The superior resolution of electron microscope is due to fact that electrons have a much shorter wavelength than the photons of the white light. जो आपके पास white light है इसकी जो wavelength है वो पहले भी बताया है कि 400 से 470 490 नैनोमीटर तक है। बट जो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है that is very less as compared to that one. The electron beam is focused by circular electron magnetic which are analogous to the lenses in the light microscope. The object which is in field in the path of beam scatter the electron and produce an image which is focused on the fluorescent viewing image screen. इसमें वो बता रहा है कि इसमें जो आपके पास इमेज आएगा वो कैसे आएगा, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किधर, वो मैग्नेटिज्म से गुजरता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिमेन के बाद आपके जो मैग्नेटिक लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, उनका पास स्ट्रेट नहीं है, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। फिर वो जाके जो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन या फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उधर जाके वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज आपका बना देते हैं। इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि वेवलेंथ का, द वेवलेंथ ऑफ electrons used in electron microscope is 0.005 nanometer, 5 into 10 raised power -2। और वैसे जो वेवलेंथ यूज होती है विजिबल लाइट में वो 400 to 500 नैनोमीटर तक है, अबाउट 100,000 times shorter than the that of ordinary light. Theoretically, if conditions were identical in the optical and electron microscope, the resolving power of the electron microscope should be 100,000 times resolution down to the this one. इसमें वो कह रहा है कि अगर हम बात करें थ्योरेटिकली कि जितनी कम क्या होगी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी रिजॉल्विंग पावर होगी।
बट थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल वर्क होता है इसमें हल ऑफ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर इतनी कम वेवलेंथ है तो जो इमेज रिजॉल्विंग पावर है वो भी इतनी कम ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके पास आ रहा है रेजोल्यूशन पावर कैन बी अपडेट 0.3 to 0.4 नैनोमीटर। मतलब आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर है, जो इसकी वेवलेंथ है वो 0.005 नैनोमीटर है, और जो रेजोल्यूशन पावर आपके पास आ रही है वो 0.5 नैनोमीटर आ रही है। वैसे आनी तो 0.003 नैनोमीटर या 0.005 नैनोमीटर आनी चाहिए, लेकिन वो इतनी कम आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल होती है, थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच, इसमें डिफरेंस होता है। इसके बाद आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक होती है आपके पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक आपके पास होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास जो इमेज आता है वो 2D होता है, और इससे आप ज़्यादातर मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इससे अगर आप देखना चाहें कि आपके जो इमेज है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसकी इंटरनल एनाटॉमी के लिए, डीप स्टडी के लिए, इसमें ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। In transmission electron microscope, the electron pass through the specimen and scattered magnetic lens focus the image on the fluorescent screen or photographic plate. Electron light pass directly through the specimen that has been prepared by thin sectioning, freeze, fracturing, or freeze etching. It is used to observe fine detail of the cell structure. ये आपके सेल का 2D इमेज आपको देगी। 2D इमेज का मतलब होता है कि आपको जस्ट टू एक्सेस, आपको इसको इसके विजुलाइज हो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर आपने 3D इमेज लेना हो, जैसे अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है कि ये स्पेस के अंदर है, आपको इसके 3D इमेज आ रहा है, एक इसका वाई वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और इसका नीचे जो क्या होता है वो जी एक्सेस होता है, वो आपका 3D इमेज होता है। लेकिन ये जो आपके पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे जस्ट आपको 2D इमेज आपको ऑब्टेन होता है। ये देखें, ये आपके पास कौन सी है ट्रांसमिशन, ये आपके इलेक्ट्रॉन गन है, ये उसके बाद ये बीम बन रहा है, और देन ये इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, कंडेंसर लेंस है, देन ये आपका क्या है, ये आपका अब स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। ये देखें, ये स्पेस के अंदर पड़ा होता है, वैक्यूम के अंदर। जो भी चीज़ आप वैक्यूम के अंदर रखते हैं वो किल होती है। तो एक मेन डिफरेंस ये हो गया कि अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो वो डेफिनेटली क्या होगी, किल्ड होगी। ठीक है, तो वो किल्ड होती है, वो वैक्यूम के अंदर पड़ी होती है। अगर वो वैक्यूम के अंदर होगी, देन उसमें से आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो उसमें से पास ऑन हो सकेगा। तो इसमें से लाइट पास ऑन, इलेक्ट्रॉन बीम पास ऑन होता है। तो ये इसके पास साथ ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ये देखें, ये नीचे इसकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, और इधर इसके साथ क्या लगा होता है आपका, आई पीस है। आई पीस तो नहीं होता, बट इधर क्या अटैच होता है यहाँ पर, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो अटैच होती है, उससे आपको इमेज ऑब्टेन होता है। इसके बाद आपके पास आ जाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या करती है, ये आपको पूरा 3D इमेज देती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का। और अगर आपने ऑर्गेनेलिज का स्टडी करनी हो, या इसकी स्टडी करनी हो कि आपके जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी स्टडी के लिए, ये डीप स्टडी करवाती है एनी पार्ट ऑफ सेल, या एनी पार्ट ऑफ टिश्यू, या एनी टाइप ऑफ सेल की। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो इमेज आता है डेट इज 3D इमेज। 3D इमेज से क्या मुराद है कि इसका जो ओवरऑल व्यू है आपके सेल का, वो हर डायरेक्शन से आपके पास आता है। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, primary electron sweep across the specimen and knock electron from its source. The second electron is picked up by a collector, amplified, transmitted on to viewing screen or photographic plate. It scan a beam of electron back and forth over the surface of specimen, producing three-dimensional view of the surface of the whole microorganism। कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा होता है वो आपके स्पेसिमन को हर साइड से क्या करेगा, टच करेगा, और उसका क्या बनाएगा, आपके पास इमेज बनाएगा। ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन आ रही है,
और देन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और लेंस है, ये भी लेंस है। और किधर पड़ा हुआ आपका स्पेसिमेन, ये आपका स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। तो ये देखें, इसमें से जो लाइट आ रही है वो हर इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, वो इसको हर साइड से क्या कर रही है, टच कर रही है 3 डायमेंशनली। और फिर ये एम्पलीफाइड हो गया, आपके पास क्या आ रहा है, स्क्रीन पे आपके पास इमेज आ जाता है। और ये क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है और 3D इमेज होता है। ये देखें, ये आपके पास ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और ये आपके पास फायरफ्लाई है। और ये इसका देखें, ये इसकी जनरल एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी। ये आपके पास जो होता है मॉस्कीटो, ये मॉस्कीटो का हेड है। ये उसके जो सामने लगे होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये शक्कर होते हैं, ये उसके उसकी एनाटॉमी है। ये 35x पे है, 200x, 1000 टाइम, 5000 टाइम और 35,000 टाइम्स। ठीक है। ये किसकी एनाटॉमी दिखा रहा है, ये इसके जस्ट हेड, ये पहले हेड है, पूरी उसकी बॉडी है, देन ये हेड है, और देन ये एक इसका जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है इसकी है। और ये इसका जो आपकी बॉडी के अंदर ये शक्कर ऐड करता है, ये वो है। और ये आप उसके जो फाइन पार्ट है उसका, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। ये देखें, ये सिंगल फ्लैजेलम है, इंडिविजुअल फ्लैजेला। एक जो बैक्टीरियम होता है उसकी बॉडी पे 1000 फ्लैजेलम होते हैं, ये सिंगल फ्लैजेलम है। ये क्या है, showing axial flagell filament. Yes, that is all from my side. If you people have any query, please ask. Hello, hello. Can you people hear यस me? सर, यस सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें समझ आ गया। ओए होए होए, इतने स्कॉलर आप लोग हैं? सर आप जो पढ़ा रहे थे हम सुन रहे थे, तो समझ अच्छा, आ ही जाना था। हाँ, अच्छा। मुझे देखने दें, बस आप लोग यही हैं और कोई नहीं आपके साथ? ये जी सर। कोई भी नहीं है आपके साथ? ये जो आपकी क्लास होती है थ्योरी की, उसमें कितने लोग होते हैं? सर इसके एक्चुअली 3 सेक्शन है ना, A1 A2 A3। हमारे सेक्शन में फिर हम ही हैं बस। ये 7 लोग ही? जी शायद, हम हमें बाकियों का नहीं पता। अच्छा, जी ये सर जैद के साथ होते हैं आप लोग? यस Yes, सर, sir. सर जैद की क्लास। अच्छा, तो आप सर जैद के साथ होते हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से बेटा आपने कुछ भी पूछना हो प्लीज़ बिला झिझक पूछ लें, जो बात आपको समझ नहीं आई वो पूछें आप लोग। नहीं पूछना? No, sir. ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। Allah Hafiz, sir. सर अटेंडेंस। सर अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह। अटेंडेंस। अटेंडेंस, यस, अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अटेंडेंस होगी आप लोगों की। ठीक है सर, लीव कर दें। हाँ, लीव कर दें आप लोग। सर